डॉक्टर ने मुझे फिनी फिशू का मरीज करार दिया था और मेरी तकदीर पर स्याह मोहर सब्त कर दी और वो मुझे खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई। मेरे पेट में कहे मचल रहे थे। ये थी अमरीकी लड़कियां। इस दौरान मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठ गया हूं और सिर्फ जोशू के रहमो करम पर हूं। अगर उसकी कोई स्कीम फेल हो गई तो मैं भी काम से गया। सांता मोनिका का साहिल हजारों मोटर कारों से भरा हुआ था। वहां पार्किंग नामुमकिन नजर आ रही थी। एमिली परेशानी से चक्कर काटने लगी और फिर वो पार्किंग लॉट की तरफ चल पड़ी जहां कारें खड़ी करने के लिए एक माकूल रकम अदा करनी होती थी। फिर उसने कार खड़ी कर दी और फिर हम चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ गए। यहाँ से गुजरते हुए पैलिसेड्स पार्क पड़ता है जो तकरीबन 3 मील लंबा है। इस पार्क में दाखिल होकर मैंने हॉलीवुड की असल रौनक देखी। पार्क में लातादाद लोगों का हुजूम था। हसीनो शादाब लॉन और उनके किनारे तनावर दरख्त, घास पर खेलते हुए बच्चे और उससे जरा फासले पर चिल्ड्रन पार्क में झूले, दस्ती गाड़ियों पर हॉट डॉग्स नाम की कोई चीज फरोख्त करने वाले जिनके गिर्द जबरदस्त हुजूम लगा हुआ था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये हॉट डॉग्स एक किस्म का सैंडविच है। पार्क में थोड़ी देर रुककर हम साहिल की तरफ चल पड़े। समंदर के उस वसी साहिल पर बेशुमार मर्द और औरतें चहलकदमी करने में मसरूफ थे। मैं और एमिली उनके दरमियान से गुजरते रहे। मैंने एमिली को कई बार अपनी तरफ निगरां पाया। न जाने वो क्या अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल मैंने इस सिलसिले में उससे कोई सवाल न किया। इससे नुकसान पहुंच सकता था। एमिली को खुलकर बोलने का मौका मिल जाता। मैं उस तरफ से मोहतात रहना चाहता था। मुझे तो अपना काम निकाल कर किसी तरह अमेरिका से निकल जाना था। साहिल की सैर भी खत्म हो गई और एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यहाँ से वेनिस चलते हैं। यह भी एक छोटा सा साहिली शहर है और यहाँ भी एक खूबसूरत पार्क है। वेनिस का पार्क वाकई बहुत खूबसूरत था। यहाँ भी हम मुख्तलिफ तफरीहात में मशगूल रहे यहाँ तक के रात हो गई। वापसी में मैंने रात के वक्त बेवरली हिल्स के हसीन इलाके को हसीन तर पाया। एमिली मुझे अदाकारों के बारे में बताती जा रही थी यहाँ तक कि हम अपनी कोठी में दाखिल हो गए। एमिली हंसते हुए मेरे साथ ही अंदर आ गई थी और ये खतरे की बात थी। मैं उसके साथ ड्राइंग रूम में आ गया। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, आपका ड्राइंग रूम मिसाली हुस्न रखता है। मैंने कहा, शुक्रिया एमिली, अब बताओ मैं तुम्हारी खातिर क्या करूं। लेकिन वो एक तस्वीर की जानिब मुतवज्जे थी। मैं उस मुसीबत से बचने की तरकीब सोच रहा था कि उसने खुद ही एक सवाल कर दिया। बोली, मिस्टर बॉब, एक सवाल पूछूं, जवाब देंगे? मैंने थूक निगल कर कहा, पूछो। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। वो बोली, उमूमन इंसान उम्र की इस मंजिल में जाकर दौलतमंद होता है जब वो बूढ़ा हो चुका होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिन्हें सब कुछ विरसे में मिलता है। हमारे यहाँ दौलतमंद नौजवान लड़कियों में बहुत हर दिल अजीज होता है। आपके मुल्क में आपकी भी यही कैफियत होगी। मैंने कहा, आपने एक ऐसा सवाल कर दिया है मिस एमिली जो मेरी जिंदगी में एक नासूर की हैसियत रखता है। मैंने अचानक गमजदा होकर कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। बोली, क्या बात है मिस्टर बॉब, आप कुछ अफसरदा हो गए? मैंने कहा, मैं चाहता था मिस एमी के कोई लड़की अब मुझसे ये सवाल न करे। आपने मेरे सारे गम ताज़ा कर दिए। वो उठकर मेरे सोफे पर आ गई। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है? मैंने सर्द आह भरकर कहा, एक जमाना था लोग मुझे दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान समझते थे। औरत और शराब मेरी जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। मुझे अपनी शनासाओं के नाम और चेहरे भी याद नहीं रहते थे और मेरे दोस्त सारी दुनिया से मेरे लिए शराब के तोहफे भेजते थे। लेकिन फिर अचानक ये दोनों चीजें मेरी जिंदगी से निकल गईं, इस तरह कि अब उनका तसव्वुर भी मेरे लिए हौलनाक हो गया है। वो हैरत से बोली, क्यों? मैंने कहा, तुमने इस दौरान मुझे शराब का नाम लेते भी नहीं सुना होगा। एमिली का इस्तेजाब बढ़ता जा रहा था। बोली, हाँ, लेकिन क्यों? मैंने कहा, मैं बीमार पड़ गया था। इस तरह कि मेरी जिंदगी इख्तिताम के करीब पहुंच गई। डॉक्टर ने मुझे फिनी फिशू का मरीज करार दिया था और मेरी तकदीर पर स्याह मोहर सब्त कर दी। उन्होंने मेरे लिए पेशगोई कर दी कि अगर शराब का एक कतरा भी मेरे मैदे में उतर गया तो मैं चंद रोज भी जिंदा न रह सकूंगा। ये दुनिया के माहिर तरीन डॉक्टरों का फैसला है। मैंने गमजदा लहजे में कहा था और एमिली हैरतजदा अंदाज में मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में उलझन थी। चंद साथ के बाद उसने पूछा, लेकिन मैंने ऐसी किसी बीमारी का नाम नहीं सुना। ये फिनी फिशू है क्या चीज? मैंने कहा, मेरे मुकद्दर की खराबी। मेरे होंठों से सर्द आह निकल गई। एमिली ने पूछा, तो आपने कितने अरसे से शराब नहीं पी?
मैंने अदाकारी करते हुए कहा, तकरीबन 5 साल हो गए। वो बोली, लेकिन आपकी सेहत तो बहुत अच्छी है। वो अभी तक हैरतज़दा थी। मैंने कहा, इससे पहले तो और अच्छी थी, लेकिन 5 साल पहले जिसने देखा था वो आज पहचान भी नहीं सकता। मैं 1 साल बीमार रहा हूँ और इस दौरान मेरा वजन सिर्फ 90 पाउंड रह गया था। वो बोली, ताज्जुब है, आप जैसी शानदार शख्सियत के बारे में ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। मैंने कहा, इसीलिए मिस एमी, मैं ज्यादा लोगों से करीब नहीं होता और सिर्फ अपने कारोबार में मसरूफ रहता हूँ। वो गहरी सांस लेकर बोली, मुझे अफसोस है। फिर वो उठ खड़ी हुई, बोली, मुझे ये बात पहले मालूम नहीं थी, वरना आपकी सेहत का ख्याल रखती और आपको इतना न थकाती। आप मुझे इजाजत दें। मैंने कहा, शुक्रिया मिस एमी, वैसे डिनर के बारे में क्या ख्याल है? वो बोली, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, डिनर फिर सही। और वो मुझे खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई। मेरे पेट में कहे मचल रहे थे। ये थी अमरीकी लड़कियां। बहरहाल खूब गहरी और पुरसुकून नींद आई थी मुझे उस रात, और उसके बाद वही दिन की रोशनी। नाश्ते के बाद लूसिया ने मुझे बताया कि मिस्टर बेकर का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि वो आज हाजिर खिदमत नहीं हो सकेंगे। आज वो एक आउटडोर शूटिंग के इंतजामात में मसरूफ हैं। ये शूटिंग उन्हें शिकागो में करनी है। मैंने कहा, ठीक है, कोई और पैगाम? वो बोली, जी नहीं, हाँ, मिस्टर बेकर ही ने इत्तला दी थी कि मिस एमिली दोपहर 12 बजे आपके पास पहुंच जाएंगी। वो लंच आपके साथ करेंगी। मेरा मुंह बन गया, गोया ये लड़की आज भी मुझ पर मुसल्लत रहेगी। दरअसल मैं जोशू के किसी पैगाम का मुंतजिर था और मैंने इसी ख्याल से किसी दूसरे पैगाम के बारे में पूछा था। बहरहाल जब तक जोशू का कोई दूसरा पैगाम नहीं मिलता, यही सही, मैं उस वक्त तक जोशू के इस इम्तिहान का शिकार रहूंगा जब तक कोई खतरा सर तक न आन पहुंचे। अगर उसके जहन में कोई खास प्रोग्राम है तो उसमें रखना अंदाजी मुमकिन नहीं थी, और मुझे चाहिए कि सब्र सुकून से उसके किसी दूसरे पैगाम का इंतजार करूं। जोशू ने जो कुछ किया है उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। लूसिया की आवाज ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। और कोई हिदायत जनाब? मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, नहीं, और वो वापस चली गई। ठीक 12 बजे एमिली आ गई। आज उसके चेहरे पर किस कदर संजीदगी छाई हुई थी। लिबास आज भी खूबसूरत था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा, हेलो, और उसने गर्दन खम कर दी। मैंने पूछा, कुछ संजीदा नजर आ रही हो एमी? वो बोली, इसमें मेरा कसूर नहीं है जनाब। मैं चौंक पड़ा। उसकी आवाज बदली हुई थी। अचानक मुझे शाइली याद आ गई। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या आप शाइली हैं? वो बोली, जी। एमी रात से नज़ले का शिकार हो गई है। इस वक्त भी उसे टेम्परेचर था, इसलिए उसने अपनी ड्यूटी मुझे सौंप दी है। मैंने कहा, आप लोग बहुत मेहरबान हैं शाइली, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से तन्हाई का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरी वजह से आपके किसी प्रोग्राम में खलल पड़ रहा है तो? उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। हाँ, अगर आप मेरी मौजूदगी पसंद न करें तो? मैंने जल्दी से हाथ उठा दिया। अरे नहीं मिस शाइली, ऐसी कोई बात नहीं। तो आज आप लंच के बाद कहाँ की सैर करवा रहे हैं? एमिली के नज़ले पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। शाइली ने पूछा, कल आप एमी के साथ कहाँ गए थे? मैंने कहा, सांता मोनिका और वहां से वेनिस कार्निवल। शाइली ने कहा, तब मैं आज आपको हॉलीवुड बॉल दिखाऊंगी। शाइली भी वही कार लाई थी जो कल एमिली ने इस्तेमाल की थी। हम दोनों पहले मुख्तलिफ जगहों की सैर करते रहे, फिर शाम को हमने हॉलीवुड बॉल का रुख किया। ये जगह भी खूब थी। शाइली ने बताया कि 4 जुलाई को यहाँ जश्न आज़ादी मनाया जाता है और उस दिन तिल धरने की जगह नहीं होती। सारी रात आतिशबाजी छोड़ी जाती है और लोग टोलियों की शक्ल में रक्स करते हैं। हॉलीवुड बॉल खुली छत का एक थिएटर है जो पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है। इसमें 30,000 आदमियों के बैठने की गुंजाइश है और स्टेज की आवाज उसके हर गोशे में बगैर किसी माइक्रोफोन के पहुंच जाती है। दाखिले के दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा प्याला बना हुआ है और लोग अपनी मर्जी से चंदा डालते हैं। ऊपर तारों का जाल लगा हुआ है और उस प्याले में मौजूद रकम कभी चोरी नहीं हुई। दिलचस्प जगह थी, मुझे बहुत पसंद आई। शाइली का साथ भी किसी तौर नागवार नहीं था क्योंकि एमिली की निस्बत उसके अंदर शाइस्तगी और रख रखाव था। हॉलीवुड बॉल देखने के लिए शाइली ने टिकट खरीदा और हम अंदर दाखिल हो गए। थिएटर में 10-12 हजार से कम अफराद ना होंगे, लेकिन वो खाली खाली नजर आ रहा था और इसकी वजह उसकी वुसअत थी। हम दोनों भी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। स्टेज पर रक्स मौसीकी के कई खूबसूरत प्रोग्राम हुए, फिर जिस्मानी करतब और उसके बाद मज़ाहिया प्रोग्राम पेश किए गए जो सब के सब बहुत दिलचस्प थे। शाइली बेइख्तियार हंस रही थी, उसकी कैफियत बच्चों की सी थी। वापसी में मैंने उससे पूछा, शाइली तुम दोनों बहनों में 1 साल का फर्क है? वो हंसते हुए बोली, हाँ पूरे 1 साल का। मैंने पूछा, बड़ा कौन है? वो बोली, मैं। और मैं गहरी सांस लेकर रह गया। शाइली अपनी बहन से 1 साल बड़ी होने के बावजूद ज़हनी तौर पर उससे कई साल छोटी थी। उसकी फितरत में मासूमियत थी। कोठी में दाखिल हुए तो सफेद रंग की एक नेबुला कार खड़ी थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा ही था कि शाइली बोल पड़ी, पापा। मैंने पूछा, ओ क्या ये मिस्टर बेकर की कार है? उसने कहा, हाँ पापा स्टूडियो में इसे ही इस्तेमाल करते हैं। और मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया।
रास्ते में ग्रैनी ने बताया कि मिस्टर बेकर इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। मिस्टर बेकर एक मोटे सिगार को दांतों में कुचल रहे थे। हमें देखकर खुशी से उछल पड़े। खुदा का शुक्र है कि आप लोग जल्दी वापस आ गए। मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़े। मेरे बारे में आपको इत्तला मिल गई होगी जनाब कि मैं अपने यूनिट को लेकर शिकागो जा रहा हूँ। वहाँ शूटिंग के इंतजामात अचानक मुकम्मल हो गए हैं और मैं उसे मुलतवी नहीं कर सकता। मेरी एक दिली ख्वाहिश है मिस्टर बॉब। मैंने खुशदिली का मुजाहरा करते हुए कहा, जी फरमाइए। वो बोले, आप मेरे साथ शिकागो चले। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि कहीं ये जोशू की मर्जी के खिलाफ ना हो, लेकिन जोशू ने जो खामोशी इख्तियार कर रखी है उससे यही अंदाजा होता है कि जो कुछ हो रहा है वो उसकी पसंद के मुताबिक हो रहा है। चुनाचे मैं हॉलीवुड से निकलने के इस मौके को नजरअंदाज नहीं कर सका। मैंने कहा, ठीक है मिस्टर बेकर, लेकिन शर्त वही होगी। वो खुश होकर बोला, शर्त क्या जनाब? मैंने कहा, मेरी अपनी शख्सियत सिर्फ चंद लोगों के दरमियान महदूद रहेगी। मैं ज्यादा लोगों से मुतारिफ नहीं होना चाहता। बेकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इब्तिदा ही से इसका ख्याल रखा है और फिर ये बात तो खुद मेरे हक में जाती है। जवाबन मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। मिस्टर बेकर ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर वो उठते हुए माजरत आमेज अंदाज में बोले, बस मैं आपकी मंजूरी हासिल करने आया था। मुमकिन है आज पूरी रात ही मसरूफ रहना पड़े। सारी तैयारियां मुकम्मल करनी हैं, इसलिए इजाजत चाहूंगा। शायली, मिस्टर बॉब को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम लोग इन्हें तन्हाई का एहसास ना होने देना। उसने अपनी बेटी की तरफ रुख करके कहा और फिर गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। मेरी निगाह में ये एक बाप का बदतरीन किरदार था और ऐसे लोगों को मेरे माशरे में जलील तरीन किरदार का मालिक समझा जाता था। लेकिन जब माशरे ही की बात आ जाती है तो यहाँ के माहौल में ये सब कुछ मायूब नहीं है और लोग इसमें कोई हर्ज नहीं समझते। मैंने गहरी निगाहों से शायली की तरफ देखा। अब तक उस लड़की ने हल्केपन का मुजाहिरा नहीं किया था और अभी तक मुझे उससे कोई उलझन नहीं हुई थी। लेकिन अब बाप की हिदायत पर देखिए उसके अंदर क्या तब्दीली रूनुमा होती है। मैंने सोचा। वो चंद साथ खामोश रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरे लिए क्या हुक्म है मिस्टर बॉब? मैंने कहा, आप थक गई होंगी मिस शायली। वो खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी हाँ, किसी हद तक। मैंने कहा, बेहतर होगा कि आप आराम करें। मैं भी अब सोने का ख्वाहिशमंद हूँ। उसने शगुफ्ता लहजे में कहा, शुक्रिया, फिर इजाजत। मैंने सुकून से गहरी सांस ली। कहा, हाँ। वो बोली, मैं नहीं कह सकती कि कल आप लोगों की रवानगी से कबल आपसे मुलाकात होगी या नहीं। बहरहाल अगर कल नहीं हुई तो फिर वापसी पर जरूर होगी। मैं इंतहाई खुलूस से कह रही हूँ मिस्टर बॉब, आपके साथ ये मुख्तसर सा वक्त बहुत खुशगवार गुजरा। मैंने कहा, शुक्रिया शायली। वैसे क्या आप लोग आउटडोर शूटिंग वगैरह पर साथ नहीं जाती? वो बोली, उमूमन नहीं, पापा वहाँ मसरूफ होते हैं। सारी मसनूई सी बातें होती हैं। कम से कम मैं उन्हें पसंद नहीं करती। बस कभी कभी अगर पापा की ख्वाहिश होती है तो हम चले जाते हैं। वैसे मुझे यकीन है कि कल के प्रोग्राम में हम लोग शरीक नहीं होंगे, वरना पापा हमें तैयारियां करने के लिए जरूर कहते। मैंने कहा, ठीक है शायली, वापसी पर मुलाकात होगी। मैं रस्मन उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आया। शायली कार स्टार्ट करके हाथ हिलाती हुई बाहर निकल गई और मैं थका थका सा वापस अंदर आ गया। कोठी के मुलाजिमीन सामने नहीं थे। सब अपनी अपनी आरामगाहों में पहुंच चुके थे। मुझे भी उस वक्त किसी की जरूरत नहीं थी, चुनाचे मैं अपनी ख्वाबगाह में आया। जहन पर थकन और किसी कदर अफसरदगी तारी थी। सोच के दायरे उभर रहे थे, ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा। इस दौरान मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठ गया हूँ और सिर्फ जोशू के रहमो करम पर हूँ। अगर उसकी कोई स्कीम फेल हो गई तो मैं भी काम से गया। क्या खुद को इस हद तक किसी के हाथों में दे देना दानिशमंदी है या फिर मैं जबरदस्त हिमाकत कर रहा हूँ? देर तक इस बारे में सोचता रहा और फिर मैंने एक फैसला कर लिया। शिकागो की हद तक ठीक है, मिस्टर बेकर से इतना फायदा जरूर उठाऊंगा कि उनके साथ शिकागो निकल जाऊं। वहां जाकर उन लोगों का साथ छोड़ दूंगा। जोशू की तरफ से अगर कोई तहरीक हुई और उससे मुलाकात हुई तो साफ कह दूंगा कि या तो वो मुझे अपना मंसूबा बताए कि उसने मेरे बारे में क्या सोचा है, वरना फिर उससे कहूंगा कि उसके बाद वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। उसने मेरे लिए जो कुछ किया है वो बहुत है और मैं इससे ज्यादा उसे तकलीफ देना पसंद नहीं करूंगा। दूसरे दिन बेकर मुझे लेने आ गया। सुबह को टेलीफोन करके उसने मुझे तैयार रहने की हिदायत कर दी थी। चुनाचे जिस वक्त वो एक बड़ी वैगन में मेरे पास पहुंचा तो मैं अपने मुख्तसर से सूटकेस के साथ तैयार था। उसके साथ 8 अफराद थे, जिनमें 3 खूबसूरत लड़कियां शामिल थीं। 2 सूरतें मेरी जानी पहचानी थीं। उन अदाकाराओं को मैं मुताद्दिद फिल्मों में देख चुका था। बेकर ने मेरा तारुफ मेरे अजीज तरीन दोस्त मिस्टर बॉब कहकर करवाया।
इससे ज्यादा उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन चूंकि बेकर ने उस अजीज तरीन दोस्त को ले जाने के लिए एहतमाम किया था, इसलिए उसके साथियों की निगाहों में मुझे एक खास मकाम हासिल हो गया। यहाँ से हमने लॉस एंजलिस का सफर किया और फिर मुकर्रर वक्त पर हवाई जहाज हमें लेकर शिकागो के लिए परवास कर गया। कसूर में मेरे वालिद की माली हैसियत ज्यादा बुरी नहीं थी। अगर ऐसी ही बात होती तो वो मुझे आला तालीम के लिए अमेरिका न भेज पाते, लेकिन उसमें उनकी थोड़ी सी खुदगर्जी भी शामिल थी। मेरी दूसरी वालिदा को मुतमईन करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था, वरना शायद मेरी वजह से घर के हालात उतने पुरसुकून न होते। वालिद साहब को गूना गूं उलझनों से दो चार रहना पड़ता, मुमकिन है कुछ नई परेशानियां जन्म लेती। इसलिए उन्होंने उसका हल यही तलाश किया था कि एक तवील अरसे के लिए मुझे अपने आप से दूर कर दें। मेरे खर्च के लिए जो पैसे आते थे वो इतने होते कि मैं सिर्फ गुजारा कर सकूं। ये दूसरी बात है कि मैं उनसे भी कुछ बचा लूं, और मैंने ऐसा ही किया। और ऐसा सिर्फ इसलिए मुमकिन था कि मैंने दूसरे पाकिस्तानी नौजवानों की तरह तालीमी मशागिल से हटने की कोशिश नहीं की थी। बहुत से तालिब इल्मों के मशागिल तालीम के अलावा सैर व तफरीह भी थे, लेकिन मैंने अपने महदूद वसाइल को पेश नजर रखा था। यही वजह थी कि कैलिफोर्निया के अलावा अमेरिका के दूसरे शहर और रियासतें मेरे लिए अजनबी थीं। मैं उनसे सिर्फ फिल्मों की हद तक ही वाकिफ था। हॉलीवुड भी मेरे लिए अजनबी जगह थी और शिकागो भी। फिल्मों में शिकागो के बारे में जो तासुर मिलता था, उससे अंदाजा होता था कि शिकागो भेड़ियों की बस्ती है। हॉलीवुड ने शिकागो के जराइम पेशा तबके की जिंदगी के मुताल्लिक फिल्मों से यही तासुर दिया था कि ये शहर शैतानों की पनागाह है। बहरहाल अब मेरा रुख उसी शहर की जानिब था और मेरे जहन में बेपनाह ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। जैसा कि मैंने फैसला किया था कि अगर शिकागो में भी मैं इसी बेबसी का शिकार रहा तो फिर वहां से जोशु की इनायतों को खैरबाद कह दूंगा और अपने तौर पर कुछ करूंगा, खा उसके नताइज कुछ भी हों। मुमकिन है शिकागो के जराइम पेशा अफराद मेरे काम आ सकें। अमरीकी पुलिस तो बहरहाल मेरी दुश्मनी पर आमादा है। हवाई जहाज के सफर में बतौर खास बेकर ने इस मशहूर हीरोइन को मेरे पास बिठा दिया था जिसे मैं फिल्मों में देख चुका था। रास्ते में उससे गुफ्तगू भी हुई, लेकिन ये गुफ्तगू मैंने उसके फन तक ही महदूद रखी। उसने अलबत्ता मेरे बारे में छानबीन की कोशिश जरूर की। वो बोली, आपके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। मैंने कहा, बस मेरा नाम बॉब है और मैं आपका मद्दा हूँ। उसने अजीब सा सवाल कर दिया, आप कहाँ के बाशिंदे हैं? मैंने कहा, सयाह हूँ, और सयाह जहाँ होता है उसी जगह को अपना समझता है, इसलिए किसी एक मुल्क से वाबस्तगी को दूसरे हसीन मकामात की हक तलफी तसव्वुर करता हूँ। हीरोइन ने कहा, बहुत दिलचस्प इंसान हैं आप मिस्टर बॉब। मैंने इनकिसार का मुजाहिरा करते हुए कहा, मेरा ख्याल है मैं अपने मुलाकातियों को मुतासिर नहीं कर पाता। बहरहाल आपके इन अल्फाज का शुक्रिया। और दर हकीकत ये अल्फाज उसने अजराह अखलाक ही कहे थे, वरना उसे मेरी सोहबत में सख्त बोरियत हो रही होगी, और इसका अंदाजा भी बहुत जल्द हो गया। उसने बड़ी जहानत के साथ मिस्टर बेकर से अपनी सीट बदल ली और मिस्टर बेकर मेरे पास आकर बैठ गए। वो बोला, अगर इन खातून को आपकी शख्सियत के बारे में मालूम हो जाए मिस्टर बॉब, तो मेरा ख्याल है कि ये होटल में भी आपके साथ ही क़याम करने पर इसरार करें। बहरहाल ये आपकी ख्वाहिश है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करते रहेंगे। इस तरह मैं ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहूंगा। वो बोला, ओ, आप बहुत संजीदा और नफीस तबीयत के मालिक हैं, वरना लोग उमूमन इन आर्टिस्टों की कुर्बत के ख्वाहां होते हैं। मैंने कहा, आप इन खूबसूरत अल्फाज की बजाय अगर मुझे इस मामले में बदज़ौक़ भी कह दें तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मिस्टर बेकर मुस्कुराने लगे। बहरहाल शिकागो तक मिस्टर बेकर ही मेरे करीबी हमसफर रहे। एयरपोर्ट से होटल जाते हुए सड़कों पर रश देखकर एहसास हुआ कि शिकागो दुनिया का जदीद तरीन शहर है। 100 साल कबल ये 200 अफराद की आबादकारी का मामूली सा गाँव था, लेकिन 100 साल में इसकी आबादी तकरीबन 50 लाख हो गई थी और उसने बेपनाह तरक्की कर ली थी। बुलंदबाला इमारतें, हसीन तरीन सड़कें और पुरमसरत माहौल ने उस शहर के बारे में मेरे जहन पर बहुत अच्छा असर छोड़ा था। जिस होटल में मिस्टर बेकर ने क़याम किया था वो 27 मंजिला था और बेहद खूबसूरत था। मेरे लिए एक अलहदा शानदार कमरे का इंतखाब किया गया था। बेचारा बेकर एक बड़ी उम्मीद पर मेरे ऊपर बेतहाशा खर्च कर रहा था। जोशु ज़हीन आदमी था, उसने मेरे बड़े बड़े अखराजात चालाकी से मिस्टर बेकर पर डाल दिए थे। बहरहाल ये फ़ज़ा ऐसी नहीं थी कि मैं अखलाकी कदरों पर गौर करता। मेरे लिए तो ये एक आज़ादाना कैद थी। मैं तो अमेरिका में इस हसीन जिंदगी से भाग जाने का ख्वाहिशमंद था। अगरचे मैं अभी तक दुनिया की ज़हीन तरीन पुलिस की कैद से आज़ाद था, लेकिन न जाने क्यों मुझे एहसास होता था कि अगर मैंने जल्द से जल्द अमेरिका न छोड़ दिया तो मैं पुलिस के हाथ ज़रूर लग जाऊंगा। बाज़ औक़ात तो इस एहसास से सख्त ज़हनी कोफ्त का शिकार हो जाता। फिल्मी यूनिट के पेशतर अफराद यहाँ पहले पहुँच गए थे। रात को उनकी मीटिंग हुई और दूसरे दिन शूटिंग का प्रोग्राम तय कर लिया गया। ये शूटिंग झील मिशिगन के साहिल पर हुई थी।
मुझे भी जबरदस्ती घसीटा गया और दूसरे दिन इन सारी जरूरी तैयारियों के बाद हम मिशिगन झील पहुंच गए। ये दुनिया की बहुत बड़ी झीलों में शुमार होती है। मुझे तो वो समंदर ही महसूस हुई। मालूमात करने से पता चला कि उसकी लंबाई 321 मील और चौड़ाई 70 मील से 128 मील है और इसकी वजह से शिकागो अंदरूने मुल्क सबसे बड़ी बंदरगाह तस्वुर किया जाता है। उसके नजदीक ही ग्लेनर च्युइंगम की इमारत है जो सफेद टाइलों से बनी हुई है और जिसके मीनारों पर चारों तरफ 20-20 फुट कतर के घंटे लगे हुए हैं। उसके अकब में कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की इमारत थी। फिल्म का ताल्लुक उन्हीं 2 इमारतों से था, इसलिए फोटोग्राफी की तैयारियां कर ली गईं। बेकर अपने काम में भी मसरूफ था और मेरे आगे पीछे भी फिर रहा था, जिसे दूसरे लोगों ने भी महसूस कर लिया और मुझे खामखा अहमियत दी जाने लगी। शूटिंग होती रही। अगर हालात बेहतर होते तो ये सब कुछ मेरे लिए काफी दिलचस्प होता, लेकिन मेरा जहन तो ये सोचने में लगा हुआ था कि अब क्या करूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।